अपनी कुछ बात कहने से पहले मैं आप सबसे क्षमा मांग लूँ कि मेडिकल सलाह पर मुझे मास्क पहनने की सलाह है, इसलिए मैं आपकी अनुमति से अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ज़रा सा मैं पहले आपसे अनुमति ले लूँ कि मास्क पहन के बोल लूँ मैं। तो मैं शहीद यादगार समिति हरियाणा का आभारी हूँ कि मुझे आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर दो शब्द कहने के लिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है और इस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के महान शहीदों को श्रद्धांजलि देने का भी अवसर प्राप्त हुआ। जब हम साझा विरासत की बात करते हैं, इस स्वतंत्रता आंदोलन के साझा विरासत की बात करते हैं, तो सबसे पहले इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष का एक लंबा इतिहास है और वो इतिहास आरंभ होता है लगभग 1500 ईस्वी 16वीं शताब्दी के शुरू में, जब पुर्तगालियों ने पहली बार औपनिवेशिक हस्तक्षेप आरंभ करा। उसके पश्चात नीदरलैंड्स की ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी में सक्रिय हुई। उसकी औपनिवेशिक गतिविधियां तीव्र हुई और 17वीं शताब्दी के दौरान ही धीरे धीरे इंग्लैंड की इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और उनका हस्तक्षेप आरंभ हुआ। और ये इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ हिंसा जुड़ी हुई है। उस हिंसा का प्रयोग करके शोषण करने का जो उनका प्रयास रहा। 18वीं शताब्दी के शुरू में, पूर्वार्ध में फ्रांसीसी कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच घमासान संघर्ष चला और जैसा कि आप जानते हैं 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हुआ। उस वर्चस्व के स्थापित होने से, उस वर्चस्व से उनको एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल गया जिससे वो लाभ कमा सके, लूट कर सके, शोषण कर सके। और उसी के साथ आरंभ हुआ संघर्ष का एक नया दौर। तो संघर्ष का चरित्र परिवर्तित होता रहा 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और 1757 के पश्चात वो चरित्र परिवर्तित हुआ। एक नया दौर संघर्ष का आरंभ हुआ। उसमें अनेक घटनाएं हैं, किसानों की, श्रमिकों की, छोटे व्यापारियों की, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए लोगों की, छोटे पैमाने पर, क्षेत्रीय स्तर पर, लोकल स्तर पर उनके संघर्ष चले। कुछ बड़ी घटनाएं भी हैं।
1806 में, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा उत्तर भारत में नहीं होती है, 1806 में दक्षिण भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के सिपाही थे, उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह करा। वेल्लोर म्यूटिनी कहलाती है। वेल्लोर जो तमिलनाडु में, मद्रास के चेन्नई के पास, और उसको कुचलने के लिए कई साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने दमन की नीति अपनाई। उसके पश्चात भी कई संघर्ष हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण 19वीं शताब्दी का संघर्ष है, जैसा आप जानते हैं, और कमल डवीस के ऊपर उन्होंने इसकी तरफ संकेत भी करा, 1857 का महान विद्रोह। 19वीं शताब्दी में इतना बड़ा विद्रोह, इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध संघर्ष भारत में नहीं, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के किसी क्षेत्र में जहां पे उपनिवेशवाद था नहीं है। सबसे बड़ा संघर्ष 1857। तो उसके इतिहास का महत्व केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तमाम क्षेत्रों पर जहां पर औपनिवेशिक लूट खसोट हो रही थी, शोषण हो रहा था, दमन हो रहा था, उसके इतिहास में वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब मुझसे बेहतर इस बात को जानते हैं कि हरियाणा की कितनी सक्रिय उसमें भूमिका रही। इतनी सक्रिय रही कि सितंबर 1857 में जब दिल्ली पर दोबारा से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, उसके पश्चात अपनी सेना का प्रयोग बड़ी बेरहमी के साथ और बड़ी व्यापक हिंसा का प्रयोग करके हरियाणा का में 18 जो विद्रोह था उसको कुचलने के उन्होंने अभियान कई महीनों तक चलता, कई महीनों। हमारे बहुत अच्छे मित्र थे जो अभी कोविड में गुजर गए पिछले साल ही, प्रोफेसर केसी यादव, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है हरियाणा में 1857 का विद्रोह, बड़े विस्तार से उन्होंने चर्चा करी और इस बात पर खासतौर से कि कितनी क्रूरता के साथ यहाँ के और कितना दमन करके और कितनी व्यापक हिंसा का प्रयोग करके यहाँ का विद्रोह अंग्रेज़ों ने कुचला 1857 के अंतिम महीनों में और 1858 के शुरुआती महीनों में। बल्लभगढ़ के शासक, झज्जर के शासक को फांसियों पर चढ़ाया, बहुत क्रूरता। बहादुरगढ़, फर्रुखनगर, इन सब क्षेत्रों में, और रिवाड़ी जहाँ राव तुलाराम ने नेतृत्व का, तो बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास है और हम लोगों को इस चीज़ का पर बहुत गर्व है कि हरियाणा की इतनी महत्वपूर्ण उसमें भूमिका रही इस संघर्ष। 1858 के अंत तक आते आते अंग्रेज़ों ने विभिन्न क्षेत्रों पर दोबारा से अपना आधिपत्य कर लिया, विद्रोह को कुचल दिया, हजारों को फांसियों पर चढ़ा दिया, दसियों हजार लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। उसके तो आंकड़े भी नहीं हैं, इतिहासकार अभी भी जूझ रहे हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा करने। बीच में 20-30 वर्ष ऐसे रहे जब दोबारा से बड़ा कोई आंदोलन नहीं हो पाया, छोटे पैमाने पर चलते रहे। ये जब हम संघर्ष की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध जो संघर्ष हो रहा था, जब उसकी बात करते हैं तो छोटे पैमाने पर, क्षेत्रीय पैमाने पर
लोकल पैमाने पर, लोकल स्तर पर ये संघर्ष चलते रहे और उसके साथ जुड़े रहे जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष, बड़े बड़े व्यापारियों के विरुद्ध जो संघर्ष थे वो भी जुड़े रहे उसके साथ। 1870 और 80 के दशक में एक नई चेतना का उदय हुआ, एक नई चेतना जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक राष्ट्रीय रूप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो व्यापक जन आंदोलन थोड़ी बाद की बात है, लेकिन विचार बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं किसी भी आंदोलन को प्रेरित करने में, और उन विचारों की शुरुआत, उनके बारे में चर्चा करना, लेख लिखना, पुस्तकें छापना, भाषण देना, ये 70-80 के दशक में शुरुआत हुई और दो नाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब हम साझा विरासत की बात करते हैं, वो बात, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या कह रहे थे उसको समझना बहुत आवश्यक है। एक नाम है जिससे आप सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, दादा भाई नावरोजी का, और दूसरे हैं रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त अंग्रेज जो औपनिवेशिक राज्य था उसमें अधिकारी थे, महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और इसलिए उनको किस प्रकार से वो राज्य शोषण करता है, उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं, उसकी अच्छी समझ थी, और धीरे धीरे वो उसके आलोचक बन गए। दादा भाई नावरोजी भी उस औपनिवेशिक राज्य और उसके शोषण की नीतियों के आलोचक बने, और बड़े गहरे अध्ययन के साथ उन्होंने, ये दोनों ने दिखाने की कोशिश करी कि किस प्रकार औपनिवेशिक शोषण होता है आर्थिक नीतियों का प्रयोग करके, आर्थिक नीतियों का प्रयोग करके। ये 70 और 80 के दशक की बात है, और वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है जब हम साझा विरासत की बात करते हैं, क्योंकि उससे उपजा आर्थिक राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवाद जो इस समझ पर आधारित था कि आम जनता का अनुभव एक है, साझा है, और वो अनुभव है शोषण का, औपनिवेशिक शोषण का। और उस औपनिवेशिक शोषण की क्या प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया, वो समझाने की कोशिश करी, उन आंकड़ों का प्रयोग कर। ऑफिशियल आंकड़े थे ये कोई ऐसे छुपे हुए आंकड़े नहीं थे, लेकिन बड़ी गहराई के साथ उनका अध्ययन करके उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से भारत से धन की निकासी हो रही है बड़ी पैमाने पर, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से, यहाँ का जो धन है उसको किस तरह से इंग्लैंड लेके जाया जा रहा है। और क्योंकि वो यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन है और औपनिवेशिक राज्य है, इसलिए उसका यहाँ प्रयोग नहीं हो रहा है, उसको यहाँ से इंग्लैंड लेके जाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई विकास की संभावना नहीं है जब तक औपनिवेशिक शासन रहेगा। उस औपनिवेशिक शासन को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, अभी आंदोलन की वो उसका चरित्र जन आंदोलन का नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये विचार बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार शोषण हो रहा है, धन की निकासी हो रही है, इसीलिए गरीबी है, लोग निर्धन हैं, इसीलिए लोगों के पास खाने को नहीं है, गरीबी है, साधन नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। पुराने जो उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग वो नष्ट हो गए, उनके स्थान पर आधुनिक उद्योगों का कोई विकास नहीं हो रहा है।
तो जब तक ये नीतियों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक विकास नहीं हो सकता भारत। ये समझ आधार बनी, और ये सबका साझा, आम जनता का साझा अनुभव है, क्योंकि शोषण सबका हो रहा है। इसमें धर्म की बात नहीं है, क्षेत्र की बात नहीं है, भाषा की बात नहीं है। कुछ तत्वों को छोड़कर जो लाभ उठा रहे थे औपनिवेशिक शासन का, आम जनता, आम लोगों का अनुभव क्या है, वो साझा है। औपनिवेशिक शोषण ये नहीं देखता कि आप क्या भाषा बोलते हैं, क्या धर्म है, कौन से क्षेत्र से हैं। सबका उसी प्रकार, उस प्रक्रिया से शोषण होता, और इसीलिए उसके विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है। उस संघर्ष में थोड़ी सी उसका चरित्र परिवर्तित हुआ 20वीं शताब्दी के आरंभ में, जब 1905 में बंगाल का अंग्रेजों ने विभाजन करा, इस समझ को रखते हुए कि बंगाल का वो हिस्सा जिसमें मुसलमान अधिक हैं उनको अलग कर दिया जाए, और दूसरा क्षेत्र जो पश्चिमी बंगाल का है उसको अलग कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, क्योंकि वो भी उस वक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का सब हिस्सा था। धर्म के आधार, उसके विरुद्ध बड़ा संघर्ष चला, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। वो एक नया मोड़ था राष्ट्रीय आंदोलन में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उसका नया मोड़ आया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वतंत्रता आंदोलन का, उस संघर्ष का जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध था, उसके चरित्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, वो प्रथम महायुद्ध 1914-1918 के बीच, प्रथम महायुद्ध में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, बल्कि मैं कहूँगा कई परिवर्तन आए। उसमें कई धाराएं स्वतंत्रता आंदोलन की साथ मिली। एक वो धारा थी जो गदर पार्टी जिससे संबंधित थी। गदर आंदोलन, गदर के क्रांतिकारी अमेरिका में, कनाडा में जो भारतीय मजदूर थे, प्रवासी, उनके साथ जिस तरह का भेदभाव होता था, नस्ली भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव, गोरे और काले के आधार पर भेदभाव, उसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष करा। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई अमेरिका में, लेकिन उनकी जो शाखाएं थी वो कनाडा, फिलीपीन, दक्षिण पूर्वी एशिया आदि में फैली हुई। और 1914 में एक बहुत भयंकर कांड हुआ था, जिसमें भारतीय प्रवासी जो कनाडा जा रहे थे, एक जहाज में, कुमागातो मारू जहाज, उनको वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया गया, वापस भारत भेज दिया गया। और यहाँ पर जब वो आए और उन्होंने कुछ अपने आप उस पर थोड़ा प्रोटेस्ट करा, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में उनके ऊपर गोलियां चला दी। उससे इस गदर पार्टी का जो आंदोलन था वो और तीव्र हो गया। और विशेषकर पंजाब, और पंजाब ये ध्यान में रखना चाहिए कि हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था, जो प्रशासनिक इकाई थी अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश पंजाब जिसे वो कहते थे, वो बहुत बड़ी थी। उसका दिल्ली भी हिस्सा था 1857 के बाद। तो उस प्रकार उस पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में 1914 के बाद, जब प्रथम महायुद्ध के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती करना शुरू किया अंग्रेज़ों ने अपनी सेना, काहे के लिए? अपना साम्राज्यवादी युद्ध लड़ने के लिए। यूरोप में 15 लाख भारतीय सिपाही यूरोप के मैदानों में जाकर और लड़े, उसमें से 1 लाख वहाँ पे
मर गए, घायलों की भी बहुत बड़ी संख्या थी। और किसके लिए लड़ रहे थे? साम्राज्यवादी युद्ध में, जो साम्राज्यवादी ताकतों के बीच आपस में युद्ध हो रहा था, उसके लिए लड़ रहे थे। और उसके लिए अंग्रेजों को भर्ती के लिए बहुत और नौजवानों की आवश्यकता थी। गांवों को पंजाब में कोटा दिया जाता था कि इतने भर्ती होने चाहिए। उसके विरुद्ध गदर पार्टी के क्रांतिकारियों ने आंदोलन चलाया। 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत हजारों गदर क्रांतिकारियों को या उनके समर्थकों को जेलों में डाला गया। और उसके पश्चात और उनमें से बहुतों को फांसी लगाई गई। उनमें से एक थे करतार सिंह सराबा, जिससे आप लोग परिचित हैं, जो 19 वर्ष के थे उस समय, और भगत सिंह के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बने वो करतार सिंह सराबा। उसी प्रकार अनेक गदर क्रांतिकारियों को फांसियों पर लटकाया गया। उससे जो संघर्ष था उसका चरित्र परिवर्तित हुआ, संघर्ष और तेज हुआ। और 1917 में एक और महत्वपूर्ण घटना ने उस पर प्रभाव डाला। ये जो नए युवा क्रांतिकारी थे, इनके विचारों में बड़े पैमाने पर फेरबदल करा, और वो था 1917 में का ये अक्टूबर क्रांति, रूस की क्रांति। उसने जो पुरानी साम्राज्यवादी ताकतें थी, फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी, इन सबको हिला दिया। उनको जब ये देखा कि मजदूरों का, किसानों का भी शासन आ सकता है क्रांति के द्वारा, तो उसने उनको बहुत परेशानी में डाल दिया, जिसकी वजह से भारत में दो तरह के काम करे उन्होंने। एक तरफ तो ये कि कुछ लोगों को अपने साथ करने के लिए, जो उनके आलोचक थे लेकिन किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, ये उनको प्रस्ताव दिया कि हम कुछ परिवर्तन यहाँ के शासन में लाएंगे, जिसके चलते 1919 में नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत कुछ प्रांतीय स्वायत्तता दी गई उन क्षेत्रों में जिसमें अंग्रेजों को और औपनिवेशिक राज्य को कोई दिलचस्पी नहीं थी। और वो क्या था? हेल्थ और एजुकेशन। ना उन्हें शिक्षा में दिलचस्पी, ना लोगों के स्वास्थ्य में दिलचस्पी। तो भाई ये प्रांतीय जो सरकारें हैं, कुछ थोड़े बहुत भारतीय इसमें नियुक्त होकर आ जाएं और वो इसको चलाएं, तो वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। लेकिन उसने एक और भी काम करा। उसने भारतीय समाज में विभाजन की एक नई प्रक्रिया आरंभ करी। चुनाव होता था प्रांतीय असेंबलियों के लिए, लेकिन वो चुनाव जो था पहले तो बहुत सीमित संख्या में लोग चुनाव में हिस्सा ले सकते थे, जिनकी आय बहुत ज़्यादा होती थी, जो धनी होते थे, केवल उन्हीं को। औरतें तो नहीं, इस समय बाद में औरतों को भी सम्मिलित करा, वो भी बहुत जो समृद्ध परिवारों से थी। लेकिन जो सबसे घृणित जो काम करा वो था एक आधुनिक गणतंत्र का आधार होता है नागरिकता। राज्य के समक्ष नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, कोई भाषा बोलता हो या बोलती हो, या किसी क्षेत्र से वो आते हो, वो समान होते हैं। कम से
कागज़ के ऊपर इस प्रकार का जो प्रिंसिपल है वो माना जाता है कि सब समान है, कानून के आगे सब समान है, और उस आधार पर ही सबको वोट देने का अधिकार होता है नागरिक। अंग्रेजों ने क्या करा? कोई नागरिक उस प्रकार का उसको नहीं दिखाई देता था औपनिवेशिक शासन राज्य, उसको क्या दिखाई देता था? अलग अलग समूह, हिंदू, मुसलमान, बाद में जिसे डिप्रेस्ड क्लासेस कहते थे वो, और फिर कुछ लोग जो विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए, उन सबको अपनी अपनी कम्युनिटी से, अपने अपने समुदाय से वोट देने का अधिकार है। सीमित अधिकार एक तो, और ऊपर से वो भी समुदायों, एक समुदाय अपने ही लोगों को चुने। आधुनिक गणतंत्र का ये आधार नहीं होता। अंग्रेजों ने इस बात को बहुत प्रचलित करा, और यहाँ भी बहुत लोगों ने इस बात को माना, और आज भी कहते हैं कि अंग्रेज क्या लेकर आए थे साहब? आधुनिकता लेकर आए थे। कई ऐसी चीज़ें लेकर आए थे जो हमारे पास नहीं थी। रेलवे लेकर आए थे, और भी कई ऐसे इकाइयाँ लेकर आए थे जो कि हमारे पास नहीं थी, उन्होंने दिया हमें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी गणतंत्र में, कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले और समान तौर पर राज्य देखे, वो उनके अनुभव की चीज़ थी। उनके अपने देश में ये थोड़ी लागू था। उनकी अपनी जो चुनावी प्रक्रिया थी उसमें ये थोड़ी था कि ये जो हैं ईसाई इस मत के हैं, ये कैथोलिक हैं, ये प्रोटेस्टेंट हैं, ये अलग अलग मत डालेंगे। ऐसी व्यवस्था उनके यहाँ थोड़ी लागू थी। यहाँ लाकर वो लागू कर दी। तो लोगों की पहचान समुदाय बन गई, नागरिकता नहीं, बराबरी नहीं। उसने इस संघर्ष में दरार पैदा करने की कोशिश करी अंग्रेजों ने, जो संघर्ष तीव्र हो रहा था। 1919 के बाद एक नया दौर शुरू होता है। एक तरफ तो अंग्रेजों ने ये प्रांतीय स्वायत्तता दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया, दूसरी तरफ क्या दिया, जिसे राउलेट एक्ट कहते हैं, जो बहुत दमन के लिए, खासतौर से क्रांतिकारियों के दमन के लिए उस कानून को लेकर आए, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने राउलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू करा। और उसमें भी पंजाब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्च में, अप्रैल के शुरू में पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई, बाइकआउट हुए, और 13 अप्रैल की भयानक घटना जलियांवाला बाग का, ये उसी के दौरान, जिसमें निहत्थे लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे, उनको गोलियों से भून दिया गया, सब जानते हैं। लेकिन यह आवश्यक इसलिए है बताना कि वो भी उस साझे संघर्ष का हिस्सा था। उसमें हर समुदाय से, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, भाषाओं को भी बोलने वाले वहां जलियांवाला बाग पर इकट्ठा थे। अंग्रेज की गोली ने किसी से ये नहीं पूछा कि आपका धर्म क्या है, या आप कौन सी भाषा बोलते हैं, या कौन से क्षेत्र से आए हैं, पश्चिमी पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, पूर्वी पंजाब से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, ये थोड़ी पूछा था उन्होंने। उनके लिए तो सब भारतीय समान थे, और वो भारतीय जो औपनिवेशिक संघर्ष के विरुद्ध लगे हुए, उसमें जुटे हुए। उससे बड़ा गुस्सा फैला, और उसके बाद मैं बहुत इसमें विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। 1920 से 22 तक
नॉन कोऑपरेशन आंदोलन चलाया गांधी जी ने। 1922 के बाद उस आंदोलन को वापस ले लिया और उसकी वजह से कुछ लोगों में नाराज़गी भी हुई, नौजवानों में। उन्होंने नए रास्ते तलाश करने शुरू करे और वो नए रास्ते वो थे जो प्रेरित थे 1917 की रूसी क्रांति से। कम्युनिस्ट विचार, मार्क्सवाद लेनिनवाद पर आधारित विचार, नौजवानों को इसने प्रेरित करना शुरू करा। नौजवान इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। यहां यह भी बताना आवश्यक है कि 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो गई और उसके बारे में भी एक दो बात कहना आवश्यक है। मैं 1-2 मिनट आपकी अनुमति से लूंगा कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कुछ भारतीय क्रांतिकारी भारत छोड़कर अफगानिस्तान चले गए, ये कहकर कि हम अंग्रेजी शासन में नहीं रहेंगे और बाहर से संघर्ष करेंगे। यहाँ परिस्थितियाँ नहीं हैं इसके अनुकूल, इसलिए हम बाहर से कोशिश करेंगे सहायता लेने की और लोगों को इकट्ठा करने की। 1915 में इन क्रांतिकारियों ने एक अस्थायी सरकार का गठन करा अफगानिस्तान में 1915 में, जिसके अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह। बहुत विवाद चल रहा है अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह। इस बात को भुलाकर या झुटलाकर कि वो उस क्रांतिकारी वामपंथी क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा थे जो उस वक्त जो क्रांतिकारी अफगानिस्तान में सक्रिय थे, और वो क्रांतिकारी उन्होंने अस्थायी सरकार 1915 में बनाई। उसके पश्चात अफगानिस्तान में परिस्थितियां ज़्यादा अच्छी हो गई इस प्रकार की गतिविधियों की, क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट गया और जो नया शासक था अमानुल्लाह, जिससे अंग्रेज़ों ने एक छोटा सा युद्ध भी करा कुछ समय तक 1919 में, वो इनके साथ इनके प्रति उसको सहानुभूति थी और उसने ये संभावना पैदा करी कि वहाँ पर ये जो सरकार है वो अपना कुछ काम कर सके, कुछ गतिविधियाँ कर सके और उस आंदोलन को तेज़ किया जा सके। और उनके जो प्रधानमंत्री थे वो मौलवी बरकतुल्ला और उनके एक और साथी थे उबैदुल्ला सिंधी। ये दो क्रांतिकारी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके साथ मिलकर उन्होंने ये सरकार बनाई। तो अफगानिस्तान में परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो वहां पे काम कर सके और साथ ही साथ रूस से वो प्रभावित बहुत थे। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला दोनों लेनिन के निमंत्रण पर लेनिन को मिलने गए और वहां पर उनसे बातचीत करी। लेनिन ने बहुत अच्छी तरह उनका स्वागत करा। राजा महेंद्र प्रताप ने अपना जो संस्मरण है उसमें उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करी है कि मैं हैरान रह गया कि किस तरह से लेनिन हमसे बात कर रहे थे, हमारे बारे में उनको मालूम था। मैंने एक पुस्तक लिखी थी, छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, वो उन्होंने पहले से पढ़ ली थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो कमरे में कुर्सी उठाकर बराबर से, कुर्सियाँ ज़रा दूर दूर रखी थी, ज़रा अच्छी वाली, लेकिन लेनिन चाहते थे कि बराबर में बैठ के उनसे बातचीत करें। तो एक छोटी सी कुर्सी जो साइड में रखी थी जाकर वो उठा के लाया, उनको बिठाया और कहा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। बल्कि ये सब उन्होंने वो विस्तार से बताया है, ये डिटेल बताई है। लेनिन ने पूछा कौन सी भाषा में करें हम बातचीत, तो कहा कि अंग्रेज़ी में कर सकते हैं। कह ले हाँ अंग्रेज़ी में कर सकते हैं बातचीत।
कहने का अर्थ ये है, और फिर उन्होंने कहा कि हम जो भी अभी से सहायता हो सकेगी हम करेंगे। आप कहने का अर्थ ये है कि ये वो लोग थे जो रूसी क्रांति से प्रेरित थे और उसका बहुत गहरा प्रभाव उन विचारों का इन पर पड़ा। इस साझा विरासत को और इस महत्वपूर्ण क्षण को, बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है इस आंदोलन में, उसको आज कोशिश की जाती है कि उसके बारे में बात ना करें, बल्कि उसमें एक जो विभाजन की जो संभावनाएं हैं उसका प्रयोग किया जाता है सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। तो 1920 के दशक तक आते आते आंदोलन एक नए प्रकार का हुआ और 20 के अंत तक एक और महत्वपूर्ण, एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन, मजदूर आंदोलन, हड़तालें, श्रम आंदोलन बहुत तीव्र हुए। आमतौर पर इसकी चर्चा पाठ्य पुस्तकें नहीं करती हैं कि कितनी हड़तालें 20 के दशक में, व्यापक हड़तालें मजदूरों की हुई। और उसके साथ ही नौजवान क्रांतिकारी भगत सिंह के संबंधी किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करा और उसकी गतिविधियां केवल ये नहीं थी कि वो हिंसा करें, और हिंसा वो उस प्रकार की नहीं करते थे जिस प्रकार से दिखाया जाता है कई बार पाठ्य पुस्तकों में, लेकिन उसके साथ साथ आम लोगों को संगठित करने की भी उनकी राजनीति थी। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अंग्रेजों ने उनका जो दमन चक्र था उसके चलते किस प्रकार से उनको पकड़ा, उन पर मुकदमा चलाया और उनको 1931 में शहादत प्राप्त हुई। तो शहीद भगत सिंह और उनके साथ ही राजगुरु देव किस तरह से एक नई युवा पीढ़ी जो इस आंदोलन में आ रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन में, और जो इस शोषण के साझा अनुभव के विरुद्ध लड़ रही थी। एक बात जो आजकल कोशिश की जाती है कि हर कोई सोचता है कि हम शहीद भगत सिंह को अपना प्रतीक बना लेंगे, उनके विचारों की कोई अहमियत नहीं है, वो केवल एक प्रतीक है। वो ये भूल जाते हैं कि अंतिम वर्षों में भगत सिंह और उनके साथी किस प्रकार से मार्क्सवाद और कम्युनिज्म से प्रेरित हुए, उसकी तरफ आकर्षित हुए, गहराई से उसका अध्ययन करा। हमारे पास जो इतिहासकार हैं जिन्होंने उन पर काम करा है, उनके पास सूची उपलब्ध है क्या क्या पुस्तकें मंगा रहे थे जेल में भगत सिंह और किस प्रकार की वो किताबें पढ़ रहे हैं। उससे झलकते हैं उनके विचार, और वो ये भी इस बात को नकारते हैं या इस पर कोई ध्यान नहीं देते कि भगत सिंह और उनके साथी सांप्रदायिकता के मुद्दे पर उनका इतना दृढ़ विचार था कि धर्म के आधार पर हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, उस राजनीति का हम बहिष्कार करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और अगर हमें संघर्ष करना है, ये साझा संघर्ष ही हो सकता है। धार्मिक समुदायों की पहचान का प्रयोग करके ये संघर्ष नहीं हो सकता। इस बात को तो भूल जाते हैं लोग। प्रतीक उनको कहते हैं, बस काफी, फोटो लगा लो, उनका नाम ले लो, बस हो गया। क्या विचार है उनके, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर क्या विचार थे उनके, कितनी घृणा थी उनको इस प्रकार की राजनीति से। किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी तरह इस विषय में। इस बात को आज
उजागर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्या विचार थे उनके और उनके साथियों के, HSRA में जो उनके साथी थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, सोशलिस्ट शब्द है वहां, एसोसिएशन। और फिर 30 का दशक, एक ही बात मैं यहां पर करूंगा, मैं इसमें लंबा कोई इसका पाठ का करने की, पढ़ाने की बात नहीं है, लेकिन 30 के दशक तक से आने से पहले एक चीज और कहना आवश्यक है, और वो ये है कि जहां एक ये धारा चल रही थी जो वामपंथी प्रगतिशील आंदोलन, जो चरित्र बन रहा था राष्ट्रीय आंदोलन का, और कांग्रेस का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा कई ऐसे विचारों से प्रेरित था, जो मैंने बात करी आर्थिक राष्ट्रवाद, कि हमें आर्थिक नीतियों के विरुद्ध साझा संघर्ष करना है, और क्योंकि शोषण का हमारा साझा अनुभव है, इसलिए सबको मिलकर संघर्ष करना है। धार्मिक पहचान या क्षेत्रीय पहचान या भाषाई पहचान के आधार पर हमें लोगों को संगठित नहीं करना है। वो कहां तक सफल हुए, कहां तक नहीं हुए, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग चर्चा की जा सकती है, उस पर बहुत बहस है, बहुत उस पर लिखा जा चुका है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस ने अपने आप को कम से कम प्रस्तुत करा एक साझा प्लेटफॉर्म के तौर पर। आगे की राजनीति जो सांप्रदायिक रूप रखती थी, उसमें हर प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति करने वाले थे। वो कहते थे कि कांग्रेस तो एक, वो कहते थे जो कहते थे कि ये तो केवल हिंदुओं का प्लेटफॉर्म है, एक तरफ, दूसरी तरफ कहा जाता थे तो मुसलमानों को बहुत ज्यादा रियायत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं। अनेक प्रकार के किसी जो सांप्रदायिक ताकतें थी, जो कि सक्रिय हो गई थी 20 के दशक में, क्योंकि ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि जहां एक प्रगतिशील, सबको साथ लेकर चलने वाला आंदोलन विकसित हो रहा था, जिसमें वामपंथी विचारधाराएं, सोशलिस्ट, समाजवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत प्रभाव था, उसको कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक राजनीति भी 20 के दशक में बहुत तीव्र हो रही थी। इस बात को हमें समझना चाहिए। तो यह संघर्ष तब से चला आ रहा है। एक वो जो जिसे हम साझा विरासत कहते हैं, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका पर्व मना रहे हैं, उससे जुड़े हुए लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके शहीदों को। वहां दूसरी तरफ वो राजनीति भी थी जो इसको कमजोर कर रही थी आंदोलन को, और 30 के दशक तक आते आते वो राजनीति और तीव्र हुई। इसलिए ये संघर्ष, जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये 2 स्तरों पर चलने वाला संघर्ष था। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध, लेकिन उसके साथ साथ उन तत्वों के विरुद्ध भी जो इस आर्थिक राष्ट्रवाद की समझ और राष्ट्रीयता को कमजोर कर रहे हैं। वो संघर्ष भी चला जो सांप्रदायिकता पर आधारित था, सांप्रदायिकता का जहर फैला रहा था। वो भी एक राजनीति थी जिसके खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। तो ये अलग अलग स्तरों पर चल रहा था। इस बात की हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो जहां हम साझा विरासत की बात करते हैं, वहां यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उस साझा संघर्ष को कमजोर करने के लिए भी क्या क्या प्रयास हो रहे थे। और अंग्रेजों ने औपनिवेशिक राज्य के लिए ये बहुत अच्छा तरीका था इस संघर्ष को कमजोर करने का। आमतौर पर वो आंख मूंद लेते थे, क्रांतिकारियों को तो जेल में, और इनकी जो जहर फैलाते थे, जो सांप्रदायिकता
की राजनीति करते थे, उनके ऊपर आंख मूंद के कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। 30 के दशक तक आते आते इनको बहुत बढ़ावा मिल गया। लेकिन एक और घटनाक्रम की मैं बात जरूर यहां करना चाहूंगा। जब 20 के दशक की बात कर रहे हैं और 30 के दशक की शुरुआत की, जो क्रांतिकारी आंदोलनों को वामपंथी मोड़ दे रहे थे कम्युनिस्ट, उन सबको पकड़ के उनके जो नेता थे सबको एक कॉन्स्पिरेसी केस में जेलों में डाल दिया। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कहलाता। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस बड़े पैमाने पर कम्युनिस्टों को कैद करके और उसमें डाल दिया। बहुत बड़े जो पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, मुजफ्फर अहमद, वो उनमें से जेल में। और भी अनेक महत्वपूर्ण कम्युनिस्ट, पीसी जोशी, अधिकारी, घाटे, इन सबको जेलों में डाला। और मुकदमा चला, देशद्रोह का मुकदमा चला इन पर 1933 तक चला। फिर इनको काले पानी की इनमें से अधिकतर को सजा हो गई। उसके बाद केस हाई कोर्ट में गया और इंग्लैंड से जो वहाँ की ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए थे, उन्होंने आकर यहाँ पे उनकी के लिए समर्थन जुटाया, पैसा जुटाया, उनके लिए वकील जुटाए। और बाद में जब हाई कोर्ट में ये गया तो कुछ को तो माफ कर दिया गया और कुछ की सजाएं घटा दी गई। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि 1929 से लेकर के और 33, 34, 35 तक कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां जो हैं वो ठीक से नहीं हो पाई। उसका संचालन करने वाला कोई था ही नहीं, सारे महत्वपूर्ण लीडरों। इसकी पृष्ठभूमि यह है कि 20 के दशक के जो अंतिम 3-4 वर्ष हैं उनमें अनेक बड़ी हड़तालें हैं। एक बड़ी रेलवे की भी हड़ताल है। तो ये जो बढ़ता हुआ कम्युनिस्टों का, समाजवादियों का, समाजवादी विचारधारा का, वामपंथी विचारों का, प्रगतिशील विचारों का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, विशेषकर नौजवानों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर, उसको कमजोर करने के लिए ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस बड़ा मशहूर केस है। तो कई वर्षों तक वो जेल में पड़े रहे, फिर छूटे, फिर धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करने में टाइम लगता है। तो आप ये समझिए कि लगभग 1 दशक तक जितना कम्युनिस्ट नेतृत्व था वो उसको या तो जेलों में थे वो, या अंडरग्राउंड थे, और फिर मुश्किल से उन्होंने दोबारा से आंदोलन को तीव्रता। तब तक 1939 में द्वितीय महायुद्ध आरंभ, और उसका अपना एक घटनाक्रम है जिसमें जाने की के लिए समय नहीं है। लेकिन द्वितीय महायुद्ध में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई वो थी, जिसका आज हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, वो जो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को आरंभ हुआ। 8 अगस्त को उसका प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने 8 अगस्त को उसका प्रस्ताव पारित करा, और उसके बाद जितने महत्वपूर्ण नेता थे कांग्रेस के, उच्च स्तर पर और मिडिल लेवल पर, उन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। तो कांग्रेस के साथ भी समस्या यही हो गई। 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जो कांग्रेसी नेता थे वो सब जेलों में पड़े हुए। लेकिन यहां मतभेद की बात एक कहना आवश्यक है। कम्युनिस्टों को थोड़ा मतभेद था इस बात कि ये समय शायद अनुचित है इस प्रकार का व्यापक आंदोलन चलाने के लिए। क्यों अनुचित है? क्योंकि इंग्लैंड उस वक्त उन ताकतों के साथ मिला हुआ था जो जर्मन फासीवाद के विरुद्ध लड़ रहे थे। जर्मनी, इटली और जापान,
मुख्य ताकतें थी। और कम्युनिस्टों की और आमतौर पे दुनिया भर में वामपंथियों की यह समझ थी कि फासीवाद जो है वो इतना साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का भयानक रूप है कि यह हावी हो गया तो किसी प्रकार के प्रगतिशील विचारों पर आधारित समाज का विकास होने की संभावना नहीं है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि हम उस संघर्ष में जुटें जो फासीवाद के विरुद्ध संघर्ष, जर्मन नाज़ीज़ के विरुद्ध संघर्ष। और इसके चलते जब 1942 में ये आंदोलन शुरू हुआ, कम्युनिस्टों का इस पर मतभेद था। हालांकि इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि फिर भी कम्युनिस्टों ने जगह जगह सभाएं करी, लोगों को संगठित करा उस आंदोलन के लिए कि जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन में, जिनको जेलों में रखा गया है, गांधी जी को जेल में रखा गया है, उनको छोड़ा जाए, उनको स्वतंत्रता किया जाए। तो मतभेद का ये मतलब नहीं था कि हम उस आंदोलन उनके लिए ये संघर्ष नहीं करेंगे कि उनको जेलों से छोड़ा जाए। राजनीतिक मतभेद होता है, और एक और व्यक्ति का मैं नाम यहाँ लूँगा, उसके भी राजनीतिक मतभेद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो इस आंदोलन को दूसरे प्रकार से चलाना चाहते थे। उसके लिए जापान भी गए, वहाँ से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करी। पहले रूस भी गए थे वैसे, और उसके पश्चात उन्होंने 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन करा। उनका संघर्ष का रास्ता दूसरा था कि हम इस फौज के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम जापान का भी इसमें, जापान की भी सहायता लेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण धाराएं, या एक धारा के 3 महत्वपूर्ण हिस्से, क्योंकि धारा एक ही है, वो अलग चल रही है जो सांप्रदायिक राजनीति, लेकिन ये जो धारा है इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी हिस्सा है, कांग्रेस भी है, कम्युनिस्ट भी है, लेकिन उनके मतभेद है कि क्या हम ये समय उचित है कि नहीं, या कौन सा तरीका है अंग्रेजों को कमजोर करके और औपनिवेशिक शासन समाप्त करने। मतभेद की बात इसलिए करना आवश्यक है क्योंकि मतभेद का अर्थ दुश्मनी नहीं होता, मतभेद का अर्थ शत्रुता नहीं होता। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के नेताओं को शत्रु के तौर पर प्रस्तुत किया जाए। शत्रु है, दुश्मन है, दुश्मनी निभा रहे हैं एक दूसरे से। दुश्मनी, शत्रुता, घृणा, ये मतभेद का अर्थ नहीं होता। मतभेद होते हैं, राजनीतिक मतभेद है, पार्टी के अंदर होता है, संगठनों में होता है, आपस में बातचीत होती है, बहस होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम जिससे मतभेद रखते हैं या जिसकी बात को पूरी तरह नहीं मान रहे हैं या जिसके विचार से हमारा मतभेद है या उसके आलोचक हैं हम उसको दुश्मन मानते हैं, हम उसको शत्रु मानते हैं, हम उससे घृणा करते हैं। या तो ये बात किसी से छुपी नहीं है, इस पर इतना लिखा जा चुका है कि क्या उनके मतभेद थे, लेकिन उन मतभेदों को आज की राजनीति में उनका प्रयोग करना ये दिखाने के लिए कि शत्रुता थी, ये दुश्मन थे, और क्योंकि ये दुश्मन थे इसलिए हम एक पक्ष से घृणा करते हैं और दूसरे पक्ष का हम साथ देते हैं, ये प्रयास है। और ये किस तरह से ये बिल्कुल गलत बात है, इस पर मैं अभी 2 मिनट में आऊंगा। तो ये 3 अलग अलग मतभेद थे, ये 3 अलग अलग विचार थे। 1945 में द्वितीय, इस बात पर अभी मैं वापस आऊंगा,
1945 में महायुद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेजों ने पेशकश करी कि हम विचार विमर्श करेंगे कि भारत से अगर अंग्रेज चले जाएं, ब्रिटिश राज समाप्त हो जाए, तो किस प्रकार का संविधान होगा, किस प्रकार की व्यवस्था होगी। उसके लिए उन्होंने बैठकें बुलाई। और बैठकों में कौन थे? ना तो उसमें कम्युनिस्ट थे, ना किसान आंदोलन से जुड़े लोग थे, ना ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग थे। टॉप लेवल नेगोशिएशन। बल्कि यहाँ कहना होगा कि गांधी जी भी बहुत मायूस थे इस प्रकार के नेगोशिएशन से, और धीरे धीरे वो इस प्रक्रिया से उन्होंने अपने आप को अलग ही कर लिया। तो उस पर भी बड़े विवाद हैं, बहुत उस पर साहित्य है, मैं उसमें नहीं जा रहा। हमारे लिए जो साझा विरासत की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या आवश्यक है 1945 और 47 के बीच में, वो है बढ़ते हुए जन आंदोलन, जन संघर्ष। जिस प्रकार का चरित्र अब 45 और 47 के बीच इन संघर्षों का था, उससे पहले नहीं। केरल में एक महत्वपूर्ण संघर्ष है किसानों का, पुनप्रा वायलार संघर्ष, जिसमें अनेकों को शहीद कर दिया। पुनप्रा वायलार स्थान है जहाँ पर वहाँ के जो शासक थे उन्होंने गोली चलवाई थी और अनेक कम्युनिस्ट मारे गए। बंगाल में 1946 में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन चला, बहुत बड़ा किसान आंदोलन, जिसको तेभागा आंदोलन कहते हैं। तेभागा यानी किसान को 2/3 हिस्सा फसल का मिलना चाहिए, आधा नहीं। और उसमें हर समुदाय के लोग जुड़े, उसमें भी कम्युनिस्टों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां एक तरफ बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति का घटनाक्रम है, वहां दूसरी तरफ तेभागा आंदोलन है। और इसी समय एक और महत्वपूर्ण घटना, और मेरे ख्याल से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसने इन जन आंदोलनों में युवा नौजवानों को बड़ी संख्या में उतारा, और वो था आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को गिरफ्तार करके और उन पर मुकदमा चलाना। तो युद्ध के समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद के फौज के जो सिपाही थे उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें उन पर मुकदमा चला। और एक उदाहरण बनाने के लिए उन्होंने उनके 3 बड़े महत्वपूर्ण अफसरों को दिल्ली लाकर और लाल किले पर में उनका मुकदमा चला। गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान, तीनों अफसर। और जो लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया, उसका विरोध तो सड़कों पर, शहरों में, छोटे शहरों में, गांवों में हुआ, कलकत्ते में, बंबई में, दिल्ली में। लेकिन इन आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर जो मुकदमा और सिपाहियों पर जो मुकदमा चलाया जा रहा था, जो इन पर केस चल रहा था, वो देशद्रोह का था। उसमें वकील कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के एक और बहुत बड़े नेता गुलाबाई देसाई, ये लोग, आसफ अली, ये सब कांग्रेस के थे। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि 1946-45 के अंत में और 46 के शुरू में जब ये मुकदमे चलाए जा रहे थे आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर, उनको उनके डिफेंस के लिए कांग्रेस ने समिति बनाई। जवाहरलाल नेहरू ने वर्षों बाद जो है वकालत करी, और ये सब बड़े नेता थे कांग्रेस।
गुलाब भाई देसाई बहुत बड़े नेता थे। इन सबको इन्होंने उनकी वकालत करने के लिए भेजा। तो जब हम मतभेद की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि शत्रुता और मतभेद में अंतर होता है, तो वहाँ किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के इन अफसरों को, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल, उनको किस तरह से उनको डिफेंड करने के लिए समितियां बनाई। और भी जो उनके मुकदमे चल रहे थे उनके लिए भी समितियां हैं। ये तो उदाहरण के तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना हाई प्रोफाइल मुकदमा वो यही था, और लोग सड़कों पर उतर गए कि इनको छोड़ो। आखिर में ब्रिटिश सरकार को, हालांकि इनको सबको सजाएं उन्होंने दी, आखिर में माफ़ करनी पड़ी। इतना लोगों में गुस्सा। ये है साझा विरासत। इस साझा विरासत को हम समझते हैं कि आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसी समय बल्कि एक और महत्वपूर्ण आंदोलन जो था वो रॉयल इंडियन नेवी, जो नेवी के जो भारतीय फौजी थे उनकी जो बगावत हुई, RIN म्यूटनी जिसे बोलते हैं, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946, उसमें भी बड़ी संख्या में जन आंदोलन हुआ उनके समर्थन में। तो ये जो जन आंदोलन थे ये साझे आंदोलन, लोग ये नहीं देख रहे। तो एक तरफ तो वो थे जो सांप्रदायिकता की आग भड़का रहे थे, जिसके बहुत दुखद नतीजा हुआ 1947। दूसरी तरफ ये राजनीति थी जन आंदोलनों की, जो साझा विरासत की हम जब बात करते हैं आज, वो ये साझा विरासत थी, और इसको भी आगे बढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर अमर फारूकी जी। खास तौर पे जिस बात पे जोर दिया गया, बहुत सारे पहलू रखे गए, लेकिन एक जो साझा विरासत की बात आई है उभर के, कि शोषण को साझे तौर पे समझना, ये महसूस कर लिया गया कि अंग्रेज़ जो लूट कर रहा है, जो अत्याचार कर रहा है, जो उत्पीड़न कर रहा है, उसकी तरफ से जो मार पड़ रही है, वो लोगों ने महसूस किया कि ये सब के ऊपर है, साझा है, इसको सब भुगत रहे हैं। और इस कारण से साझे संघर्ष की ज़रूरत है। ये इतिहास बताने की कोशिश जो है वो ख़ास तौर पे रही है, और बातों के अलावा साथ साथ काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बीच में आई हैं। तो ये जो साझा समझ पड़ी संघर्ष की, इसके खिलाफ भी दो बड़ी ताकतें काम कर रही थी, जो प्रोफेसर साहब ने बताया। एक अंग्रेज़ की खुद की, अंग्रेज़ इकट्ठा नहीं होने देना चाह रहा है, फूट डाल रहा है, हिंदू बता रहा है, मुसलमान बता रहा है, किसी को डिप्रेस्ड क्लास बता रहा है। तो एक तो ये बात सामने उभर के आती है, और दूसरी बात ये भी है कि सांप्रदायिक ताकतें काम कर रही हैं, जो अंग्रेज़ों के साथ जुड़ी भी हुई हैं और जनता के अंदर भी फूट डालना चाहती हैं। तो वो दो ताकतें मिल गई, अंग्रेज़ों की ताकत और सांप्रदायिक ताकत। और तीसरी जो ताकत थी वो ताकत थी साझा लड़ाई की, साझा विरासत की। और आज़ादी के आंदोलन के अंदर ये जो संघर्ष रहा, इस संघर्ष के दो नतीजे आए। एक नतीजा तो बंटवारा हुआ। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि एक ताकत जीत गई और एक ताकत हार गई, इसकी बजाय हमें नतीजे देखने चाहिए किस प्रकार के आए। वो संघर्ष था जिसके अंदर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा हिंदुस्तान भी बना जिस हिंदुस्तान के अंदर, जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि एक नागरिक की पहचान आई, जात की, धर्म की, लिंग की, भाषा की, इलाके की, सारी पहचानों को छोड़कर हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो है वो नागरिक होगा। ये पहचान भी उसी संघर्ष के अंदर से निकली है, जो संघर्ष साझा विरासत का बना था, जिसके अंदर जात गोत के, इलाके के, भाषा के तमाम भेद जो है वो ख़त्म कर लिए जनता ने। और इसको हिंदुस्तान ने, भारत ने अपना आधार बनाया आगे के सफ़र के लिए। आज़ादी के बाद कैसा हिंदुस्तान होगा, कैसा देश होगा, उसका आधार यहाँ से तैयार हुआ।
पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ, वो एक पक्ष है जिसके अंदर फूट प्रस्त ताकतें कामयाब हुई। लेकिन दूसरा जो पक्ष है उसने अपना एक ऐसा भारत बनाया जो धर्मनिरपेक्ष भारत है, जो हर नागरिक को नागरिक की हैसियत प्रदान करता है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं करता है। ये संविधान भी वहीं से, उन्हीं संघर्षों से असल में निकल के आया। और आज जिस खतरे की तरफ इशारा किया प्रोफेसर साहब ने खास करके, वो खतरा यही है कि जो वहाँ से भारत का जो विचार आया, उस विचार के ऊपर असल में अटैक है अभी भी, क्योंकि वो पसंद नहीं है वो विचार जो आज़ादी के आंदोलन में भारत के लिए तैयार किया गया। और इस कारण से आप अगर देखेंगे तो 3-4 बातें मैं कहकर अपने बात को आगे बढ़ाऊंगा इस कार्यक्रम को। एक तो जो आर्थिक राष्ट्रवाद की प्रोफेसर साहब ने बात की है, आर्थिक संप्रभुता, कि हम अपने देश के अंदर अपने संसाधनों का इस्तेमाल अपनी इच्छा से करेंगे और जनता के हित में करेंगे। इसको इन्होंने आर्थिक राष्ट्रवाद के तौर पे बताने की कोशिश की है। लेकिन आज इसके ऊपर पूरी तरह से साम्राज्यवाद की हमले की बात है। पिछले खास करके 1990 के बाद 30 साल हो गए जब ये उदारीकरण, वैश्वीकरण की और ये सब नीतियाँ आई हैं और उन नीतियों का समर्थन करने वाली जो सत्ताएं आई हैं, वो खास करके इस आर्थिक राष्ट्रवाद के चरित्र को पूरी तरह से तिलांजलि देकर और फिर से साम्राज्यवाद की शरण में पूरे देश के संसाधनों को, जनता के मेहनत को, जनता के श्रम को पूरी तरह से रख रही है। ये एक खतरे की बात है। दूसरी खतरे की बात यह आई कि धर्मनिरपेक्षता जो साझी विरासत के अंदर से निकल के आया था, उसको पूरी तरह से फिर से तिलांजलि दी जा रही है और उसकी बजाय हिंदुत्व का नारा और हिंदू राष्ट्र की बात आ रही है। तो आप देखिए कि जो आज़ादी के आंदोलन में जो सांप्रदायिक धारा भी साथ विकसित हो रही थी, वो अब क्योंकि सत्ता के अंदर आ गई है, एक इस प्रकार का समय आ गया है, तो इस समय को वहाँ से देखना फिर से ज़रूरी है। और जो संघर्ष उस समय भारत के अंदर प्रगतिशील ताकतों ने जीत लिया था एक प्रकार से, वो संघर्ष फिर से पीछे जा रहा है। तो आर्थिक आधार पर अगर हम देखेंगे, राजनीतिक आधार पर देखेंगे, तो खतरा ये है कि साम्राज्यवाद प्रस्त एक तरह से हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर बाकी तबकों की जगह नहीं है। और अगर हम सामाजिक आधार पर इसको देखेंगे तो और बड़ा खतरा है। समाज के ऊपर जब ये प्रभाव छोड़ती है ये चीज़, तो एक तरह से इसको ये कहेंगे कि ब्राह्मणवादी, वर्णवादी, जिसके अंदर जात के आधार पर, लिंग के आधार पर खास करके और धर्म के आधार पर श्रेष्ठता कायम करने की बात है, सुप्रीमेसी कायम करने की बात है, ऊपर दर्जा ऊपर देने की बात है। ये सामाजिक व्यवस्था का सपना ये है आज की सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों का। और आर्थिक और राजनीतिक जो उनका सपना है, वो सपना साम्राज्यवाद परस्ती और धर्मनिरपेक्षता विरोधी। तो ये सपना इस प्रकार से राजनीतिक है। और सामाजिक आधार का जो सपना है वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज को तैयार करने की बात है। और यही धारा जो है ये आज़ादी के आंदोलन में बंटवारा करवाने में कामयाब हुई। और जो संघर्षों की बात इस प्रकार से आई है, आज भी वही आप देख लीजिए, अंग्रेज उस समय फूट डाल रहा था, आज भी साम्राज्यवाद जनता में फूट डालने की बात करता है। तो कुल मिला के ये जो ऐतिहासिक विश्लेषण आया वो आज के संदर्भों के अंदर हमें चेतावनी फिर से पेश कर रहा है हमारे सामने। तो ये जो चेतावनी फिर से पेश हो रही है, सवाल इस बात का है कि आज भी किस तरह से जनता के एकता की बात है, तमाम जात पात के भेदभाव, तमाम प्रकार के जो मतभेद है, और जिस तरह से मतभेदों के बारे में जो दृष्टिकोण आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आई है। मतभेद उस समय भी थे, लेकिन मतभेदों के बावजूद दुश्मनी नहीं थी। आज आप देख लीजिए कि तमाम प्रकार का जो भी कोई थोड़ा बहुत भी आलोचना करता है सत्ता पक्ष की, उसको जेल का रास्ता दिखाया जाता है या फिर उसके ऊपर छापे लगाए जाते हैं। तो आज के सत्ता का जो चरित्र है, जो असल में वहीं से बताया गया, आज़ादी के आंदोलन के अंदर से निकल के आया जो चरित्र, उसके साथ किस प्रकार से सूत्रों को जोड़ा गया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि आज के परिदृश्य के अंदर जो उस समय की चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों के अंदर दो धाराएं, एक तो बंटवारा करवा गई देश का, और एक ने देश को ऐसा संविधान और ऐसा भविष्य देने की कोशिश करी जिसके अंदर एक नागरिक समाज बनेगा, तमाम भेदभाव मिटाए जाएंगे। तो आज भी उन दो धाराओं का संघर्ष जो है वो बराबर चल रहा है। तो इस वर्तमान के लिए इतिहास जितना बताया गया वो बहुत बड़े सबक देता है असल में।
तो इन सबक को किस तरह से लिया जाए और उसके ऊपर आगे की संघर्षों की योजना और एक सोच बनाई जाए समाज की। और ये जो शहीद यादगार समिति का जो पूरा काम है वो दरअसल यही सोच बनाना है कि इतिहास को इस जगह से देखो, इतिहास को किसी और तरह से देखते हैं लोग असल में। और ख़ास करके आज तो इतिहास को खास प्रकार से दिखाया जाए, मतलब उसको एक तरह से निर्मित किया जा रहा है। तो ये जो इतिहास का निर्माण किया जा रहा है वो सच्चे इतिहास से कहीं दूर है असल में। तो नए प्रकार से अपने मंसूबों के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए इतिहास को बदलना, ये एक और खतरे की बात इस प्रकार से चल रही है। और कुल मिला के अगर हम इसको इकट्ठा करते, जितनी भी कोशिशें, चाहे वो पत्रकारों के ऊपर हमला, बुद्धिजीवियों के ऊपर हमला, विपक्षी नेताओं के ऊपर छापेमारी, ये जितना भी कुछ हो रहा है, इसके पीछे असल में जो सोच है वो वही बंटवारे की सोच है और एक तरह से सांप्रदायिक और साम्राज्यवाद परस्ती की सोच है। तो ये जुड़ गई है कुल मिला के बातचीत जो है आज की इस सेमिनार के अंदर। प्रोफेसर फारूकी साहब का एक बार फिर से बहुत अभिनंदन भी करते हैं।